नमस्कार साथियों, संसारम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश साहू और आज हमारी ये पहली क्लास होने वाली है ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पर होने वाली है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। इंडियन का पार्ट इसमें आता है, वर्ल्ड का पार्ट आता है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट आता है। ओके, तो जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जो भारत का भूगोल है, इंडिया की ज्योग्राफी है, तो इंडिया की ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी चूंकि पहली क्लास है, पहले मैं थोड़ा सा अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम दिनेश साहू है और लास्ट लगभग 7 सालों से या फिर 7 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी ही है। ओके, तो इंडियन ज्योग्राफी को हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। आज हमारी नॉर्मली हम सिलेबस वगैरह को डिस्कस करेंगे, जनरल चर्चाएं करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई भी करेंगे। ओके, और इसके बाद फिर हमारी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर चलने वाली हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की या फिर इंडियन ज्योग्राफी की, यदि हम बात करें, एक मिनट रुकिएगा बस। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में जो जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मैं आपको सिलेबस डिस्कस करा दूंगा, है ना। वर्ल्ड का हम बाद में सिलेबस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी को भी समझेंगे कि ज्योग्राफी की मीनिंग क्या होती है, ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी के, कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको सभी टॉपिक डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, है ना, हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, या फिर भारत का सामान्य परिचय, है ना। ये हमारा पहला टॉपिक रहता है। नॉर्मली इसके अंतर्गत हम इंडिया का जो परिचय है, जैसे कि इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, राइट। इंडिया के बारे में, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, किन किन कौन कौन से स्टेट जो हैं वो कोस्ट लाइन पर हैं। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है या फिर कर्क रेखा है वो कितने स्टेट से होकर के पास होती है। हमारी जो लैंड बॉर्डर है उसका वो कितने किलोमीटर लंबी। तो ये जनरल बातें हम करते हैं जिससे हमें भारत के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भारत कैसा है ना, कैसी इसकी भू आकृति है, कितना इसका एरिया है, वर्ल्ड में इसकी क्या स्थिति है। ओके, सेकेंड टॉपिक जो इसमें होने वाला है ये इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन होने वाला है। भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर भौतिक विभाजन होने वाला है ना। भौतिक विभाजन मतलब इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसको हम पढ़ते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन में या फिर भौगोलिक विभाजन में। नॉर्मली भारत में हमें 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलते हैं, या फिर 6 भौतिक प्रदेश देखने को मिलते हैं, और इन सभी 6 भौतिक प्रदेशों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 6 भौतिक प्रदेश हैं तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि देखिए, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें नॉर्मली हम हिमालय को स्टडी करते हैं। किसको करते हैं? हिमालय को, है ना। हिमालय को स्टडी करते हैं, राइट। उत्तर का विशाल मैदान है, नदर्न प्लेन है, जिसमें हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ते हैं। इंडस और जो गंगा का प्लेन रीजन है इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम बोलते हैं द नदर्न प्लेन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टॉपिक पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार। ओके, थर्ड टॉपिक रहेगा। इसमें हम इंडिया का जो पर्टिकुलर ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू, है ना, या फिर पठार। इसको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी मध्य भारत और दक्षिण भारत की मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ाई करेंगे या फिर स्टडी करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो है वो है भारत का मरुस्थलीय प्रदेश या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट भी बोलते हैं। और पर्टिकुलर ये वाला जो रीजन है ना, ये वेस्टर्न राजस्थान वाला, यहाँ पर हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा कोस्टल प्लेन या फिर समुद्री तटीय मैदान, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों ओर यहाँ पर आप यदि देखोगे तो ये हमारी कोस्ट लाइन है, तट रेखा है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर हम इंडिया की कोस्ट लाइन को पढ़ते हैं या फिर भारत की तट रेखा को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा द्वीप और द्वीप समूह, मतलब यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये भारत के 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं या फिर द्वीप समूह हैं। तो ये टोटल 6 जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के ये 6, ये इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन का ही पार्ट है, या फिर इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत हम ये 6 मेजर टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, और यदि हम आगे बात करें इसके अंतर्गत, तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, भारत की जितनी भी नदियां हैं, भारत का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। तो सारी नदियों को गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा सिंधु, मतलब इनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, है ना। इसके अलावा दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी,
और इनकी जो अन्य ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर जो सहायक नदियां हैं उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है इंडिया के जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं, भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो भी डैम्स वगैरह हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इस टॉपिक के अंतर्गत, या फिर जो भी डैम्स हैं इसके अंतर्गत। इंडिया की जो भी इंपॉर्टेंट या फिर मेजर लेक या फिर वाटरफॉल हैं, ये भी इससे लिंक टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की सॉइल को डिस्कस करेंगे, भारत की जलवायु या फिर इंडिया के क्लाइमेट को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर रेनफॉल होती है, कैसे हमारे यहाँ पर वर्षा होती है ना, कब मानसून भारत में एंटर करता है, कैसे एंटर करता है, इसके अलावा जब मानसून रिटर्न होता है तो कैसे होता है, शीतकालीन वर्षा क्या होती है ना, मानसून पूर्व वर्षा क्या होती है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो हर एक चीज़ हम क्लाइमेट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये मिनरल रिसोर्सेज या फिर खनिज संसाधन से संबंधित है ना। जो भारत में खनिज मिलते हैं जैसे कि आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, कोल या फिर कोयला मिलता है, कॉपर, गोल्ड, कॉपर, सीसा, जस्ता, तो जितनी भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, कुछ एनर्जी मिनरल्स होते हैं, है ना, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, तो ये हमें किन किन रीजन में देखने को मिलते हैं, है ना, कौन कौन से इनके मेजर रीजन हैं, कैसे ये खनिज बनते हैं, हर एक एस्पेक्ट से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है ना, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज क्या होती हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एनर्जी के सोर्स है, जैसे कि पवन ऊर्जा होती है, विंड एनर्जी होती है ना, सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी होती है, इसके अलावा आप देखोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना। थर्मल पावर प्लांट के थ्रू हम कोल से विद्युत को प्रोड्यूस करते हैं, तो कौन कौन से मेजर थर्मल पावर प्लांट हैं, तो ये सब एनर्जी से रिलेटेड जो हैं चीज़ें हम एनर्जी रिसोर्सेज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है भारत के वन संसाधन या फिर इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज, है ना, तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम भारत में किस प्रकार के वन या फिर किस प्रकार का फॉरेस्ट कवर है ना, किन रीजन में कैसे वन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन या फिर सदाबहार वन किन पर्टिकुलर रीजन्स में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब हम वनों से संबंधित चीज़ें देखेंगे। इससे ही एक लिंक टॉपिक है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क को हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, और वन्य जीव जो अभ्यारण्य हैं इनको इनको हम डिस्कस करेंगे। अगला है भारत का परिवहन तंत्र, है ना, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना, इसमें भी तीन होते हैं, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और हवाई परिवहन, तो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है सेंसस या फिर जनगणना, भारत की जनसांख्यिकी, जनगणना, है ना, जैसे कि अभी 2011 की सेंसस को हम पढ़ते हैं क्योंकि 21 की सेंसस हमारे सामने यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने बस आपको सिलेबस ही डिस्कस कराया है, बस मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, है ना, ये क्या है, ये मेजर टॉपिक है, मतलब मेन या फिर मुख्य टॉपिक आप इनको बोल सकते हो, मेजर टॉपिक बोल सकते हो, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक भी होंगे, है ना, तो यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो आप परेशान मत होना कि सर ये टॉपिक तो इसमें है नहीं, तो बहुत सारे सब टॉपिक भी हम इन मेजर टॉपिक के अंतर्गत ही या अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, चूंकि हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हम इंडियन ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को हम बहुत डिटेल में बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैपिंग के थ्रू, है ना, चूंकि ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैप्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इमेजेस का, एनिमेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बढ़िया से हम इमेजेस के थ्रू, मैपिंग के थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ज्योग्राफी को यहाँ पर डील करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लेना कि कौन कौन से टॉपिक हम डील कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुछ मैं आपको और पॉइंट बता देता हूँ, चूंकि अगले हम 2 से 3 महीने साथ में रहने वाले हैं, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, तो क्या क्या चीज़ें आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक बुक दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, एक आपको बुक दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर आपको बुक दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक एटलस है ना। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है, यदि आपके पास एटलस नहीं है
तो आपको अपनी पास में जो भी स्टेशनरी है, जहाँ पर बुक्स वगैरह मिलती हैं, तो वहाँ पर जाना है और एक एटलस लेकर के आना है। आपका माध्यम हिंदी है या फिर आपका मीडियम इंग्लिश है ना? क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल रहेंगी, दोनों भाषाओं में रहेंगी, तो आप किसी भी मीडियम या फिर माध्यम से हो, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना? दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट हमारा रहेगा, दोनों ही लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूँगा, मतलब एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही रहेगा, पर मेजर जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो हम इंग्लिश में यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला जो आपके आपके पास काम है, वो है कि आपके पास एटलस होना चाहिए, है ना? क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मल्टीपल लोकेशन की चर्चा करते हैं, जैसे हम इंडिया को पढ़ रहे हैं, है ना? इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो इंडिया के क्षेत्रफल को देखेंगे, इंडिया के पास जो ओशियन हैं, है ना? या इंडिया के पास जो सी हैं, खाड़ी हैं, गल्फ हैं, इंडिया में जो स्टेट हैं, इंडिया की जो नेबर कंट्री हैं, इनको हम बार-बार डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे। तो वो आपको साथ-साथ एटलस में भी देखना पड़ेगी, है ना? जब आप एटलस के थ्रू ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी और अच्छी कमांड आपकी ज्योग्राफी में बनेगी, है ना? तो एटलस मस्ट है, ये आप आज ही खरीद लीजिए। आप जब पहली क्लास देख रहे हो, तो पहली क्लास देखने के बाद ही यदि आपके पास एटलस नहीं है, तो ये मस्ट है, आपके पास होना ही चाहिए, है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट विद्यार्थियों के मन में होते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि ज्योग्राफी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको पीडीएफ तो ये मिलेंगी ही, है ना? जो भी हम यहाँ पर क्लास में पढ़ेंगे, तो ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएँगी। लेकिन साथ-साथ में आपको आपको आपके हैंड रिटन नोट्स पर भी काम करना है। मतलब क्लास के साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि नोट्स ही अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम टाइम पर काम आते हैं। पीडीएफ तो आपको क्या आप लोगे, वो गुम जाएगी या फिर इधर-उधर हो जाएगी और बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप उससे पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पीडीएफ को सिर्फ हेल्पिंग हैंड के रूप में लेना है, मतलब इनसे हेल्प लेकर के नोट्स बनानी है। इसके अलावा पीडीएफ इसलिए भी उतनी काम की नहीं होती, क्योंकि जब हम क्लास यहाँ पर लेता है, कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो पीडीएफ में जो लिखा रहता है, उसके अलावा 10 चीज़ और टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है, फैक्ट एक्सप्लेन करता है। तो वो आपको पीडीएफ में कुछ फैक्ट नहीं मिलते या फिर कुछ कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, है ना? तो वो भी आप अपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर पाओगे। तो जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मस्ट हैं और आपको बनाना है, ठीक है? चलो, तो पहला काम हो गया एटलस। और साथ ही साथ आप पूरी जो हमारी क्लास है ज्योग्राफी की, इस पर ही आपको फोकस करना है, इससे ही आपको नोट्स बनाना है और आपकी जो भी पसंद की बुक है ज्योग्राफी की, लेकर के आप पढ़ सकते हो, है ना? जैसे कि एक जनरल से एक ल्यूसेंट की ब्लू बुक आती है, उसको आप रख सकते हो, उसमें कुछ फैक्ट मिल जाते हैं, है ना? और भी कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक्स आती है, तो जो भी आपको पसंद हो वो बुक लेकर के अपने पास रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, अब देखो, हम इंडिया की ज्योग्राफी चूंकि पढ़ने वाले हैं, है ना? थोड़ा सा हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भी यहाँ पर समझ लेते हैं पहले, फिर हम इंडिया पर आएंगे, है ना? देखो, हम चूंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ज्योग्राफी शब्द को समझते हैं कि आखिर ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है? हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, है ना? या फिर हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं भूगोल। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। ओके। तो ज्योग्राफी में हम क्या-क्या पढ़ते हैं, क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये शब्द कहाँ से आया है, इसको थोड़ा-सा हम समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा-सा डिकोड करते हैं। ज्योग्राफी शब्द जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है जियो और एक तो है ग्राफी, है ना? जो ये ज्योग्राफी शब्द है, कैसे बना है? एक तो शब्द है यहाँ पर जियो और प्लस एक क्या है? ग्राफी, है ना? या फिर ग्राफी जो है, ये ग्राफोस से मिलकर के बना है, ये थोड़ा-सा आपको याद रख लेना है। ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड, ठीक है? कैसा वर्ड है ये? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? चलो, तो देखिए, जियो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ, या फिर हिंदी में मैं लिखूँ पृथ्वी, है ना? पृथ्वी, ओके? और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, वर्णन करना, या फिर टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब, ठीक है? हम ज्योग्राफी को चूंकि पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी की मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है। तो ज्योग्राफी सबसे पहले याद रखिएगा कि ये ग्रीक्स के द्वारा, यूनानियों के द्वारा दिया गया शब्द है, जो कि जियो और प्लस ग्राफी और ग्राफिया या फिर ग्राफोस से मिलकर के बना है, याद रखिएगा। जियो का मतलब सिंपली होता है अर्थ या फिर पृथ्वी, जो कि हमारा प्लैनेट है, ओके? जो हमारा ग्रह है,
जहाँ पर हम निवास करते हैं, और एक है ग्राफी या फिर ग्राफोस या फिर ग्राफिया भी लिखा मिलता है। इसका मतलब होता है वर्णन करना या फिर टू डिस्क्राइब। अर्थात जब हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं या फिर पृथ्वी के बारे में लिखते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हम ज्योग्राफी के अंतर्गत ही करते हैं या फिर इस सब्जेक्ट के ही अंतर्गत करते हैं, है ना? सिंपल ही है। अब मेनली आपको इस वर्ड में फोकस करना है, जियो, है ना? पृथ्वी। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं और हम डिटेल में जाते हैं, ठीक है? ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, है ना? हम्म। देखिए, हम बात करें हमारे प्लेनेट की, अर्थ की, है ना? तो आपको पता होगा जो हमारा सोलार सिस्टम है या फिर अभी तक हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें एकमात्र ऐसा प्लेनेट जहाँ पर जीवन की संभावना है, जहाँ पर रहने लायक मतलब क्या है, परिस्थितियाँ हैं, वो प्लेनेट हमारा अर्थ ही है या फिर हमारी पृथ्वी ही है जहाँ पर जीवन की संभावनाएँ हैं। मतलब ऐसा प्लेनेट है हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जस्ट अ मिनट, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है? या फिर इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है? इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? इसके अलावा आपको देखने को मिलता है जलमंडल, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको अलग लिखता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, देखिए हमारी पृथ्वी में क्या देखने को मिलता है आपको? स्थलमंडल देखने को मिलेगा। ये क्या है? स्थलमंडल है, स्थल मंडल है, ओके? इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, लिथोस लिथोस्फेयर, ठीक है? हमारी पृथ्वी पर आपको देखने को मिलता है जलमंडल। क्या देखने को मिलता है? जल मंडल देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, है ना? हाँ? हमारी पृथ्वी में आपको देखने को मिलता है वायुमंडल, वायुमंडल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है? हमारी पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं क्यों हैं या फिर हमारी पृथ्वी पर जीवन क्यों है, लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है ना? उसका एक रीज़न क्या है कि हमारी पृथ्वी पर स्थलमंडल है। तो आप बोलोगे कि सर और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं, है ना, जहाँ पर स्थल है, जैसे कि चंद्रमा पर भी स्थल है, अदर प्लैनेट है, मार्स है उसमें भी स्थल है, शुक्र में भी स्थल है, ठीक है? स्थलमंडल है, ठीक है, बात आपकी बात मैंने मान ली। जलमंडल है, तो जलमंडल जो है या फिर जल की उपस्थिति जो है, ये बहुत ही रेयर प्लैनेट में है, बहुत कम प्लैनेट में है ना? तो हमारी पृथ्वी में जीवन इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पर जल है, स्थल है जहाँ पर हम रह रहे हैं, और वायु है, वायुमंडल है ना? तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पर होती हैं, वहाँ पर क्या किसका विकास होता है? वहाँ पर जैव मंडल का विकास होता है। किसका होता है? जैव मंडल का। जैव मंडल, या फिर इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा हमारी पृथ्वी में जल भी है, स्थल भी है रहने के लिए, और हवा भी है। हवा भी कौन-कौन सी हैं? जो लाइफ के लिए आवश्यक हैं। ऑक्सीजन है जो कि बहुत आवश्यक है, ठीक है? और जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी ही मात्रा में वो गैसेज़ हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर जीवन है, आपको याद रखना है, ठीक है? तो ज्योग्राफी, ये बताने का मेरा मतलब ये है कि इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत, है ना? ये अभी हमने जो पढ़ा, जियो प्लस ग्राफी मतलब पृथ्वी, तो हम हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? हम स्थल मंडल को डिस्कस करेंगे, लिथोस्फीयर को डिस्कस करेंगे। अब स्थल मंडल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? स्थल मंडल में आप पृथ्वी की संरचना, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, उसको आप पढ़ते हो। हमारी पृथ्वी में भूकंप, वोल्केनो जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? या फिर अर्थक्वेक कैसे आते हैं? वोल्केनो में जो मैग्मा या फिर लावा बाहर आता है, मैग्मा का जो इरप्शन होता है, लावा में जो इरप्शन होता है, वो कैसे होता है? कहाँ से आता है? जो माउंटेन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेट्यूज का फॉर्मेशन कैसे हो, मतलब स्थल मंडल में जो जो भी चीज़ें हैं, ओके, जो जो भी चीज़ें स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर में हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में जो जो भी चीज़ें हैं,
उनको हम डिस्कस करेंगे, है ना? ये 3 ही चीज़ें हैं मेजर हमारी पृथ्वी में, और चौथा कुछ तो है नहीं है। जलमंडल है, स्थलमंडल है और वायुमंडल है, राइट? तो इन तीनों ही चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना? इसके अलावा जैव मंडल को भी हम, इसका भी कुछ पार्ट आ जाता है, ठीक है? लेकिन मेजरली हमें ये चीज़ें ही ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़नी होती हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है? तो ये बिल्कुल जनरल डिस्कशन मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है? तो इतना आई थिंक आप समझ में आपको आ गया होगा, है ना? इसके अलावा ज्योग्राफी शब्द ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है, तो ये थोड़ा-सा आप पढ़ लेना, है ना? चलो, अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक हमने मैप रखा हुआ है। हुँ, यहाँ पर आपके सामने एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है? ये। एक ग्लोब की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना? और एक यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है ना? ये जो मैप है, ये हमारे इंडिया का ही मैप है, ये हमारे इंडिया का ही मैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ये, है ना? पॉलिटिकल मैप मतलब वो होता है कि जिसमें आपको स्टेट के नाम दिखाई देते हैं, कैपिटल दिखाई देती हैं, नेबर जो कंट्री हैं वो दिखाई देती हैं, है ना? ओशन वगैरह कहाँ पर है ये दिखाई देती हैं। एक मेजरली हमें फिजिकल मैप पढ़ना होता है और एक पॉलिटिकल मैप होता है। फिजिकल मैप में क्या दिखाई देता है, भौतिक जो मानचित्र होते हैं उसमें क्या दिखाई देता है, पर्वत, पहाड़, मैदान, है ना? इनकी लोकेशन दिखाई देती है। और पॉलिटिकल में हमें कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, बॉर्डर्स, ये सब दिखाई देती है ना? तो ये इंडिया का हमारा मैप है। आप जिस भी रूम में पढ़ाई करते हो, आपका एक स्टडी रूम होगा, या तो आप हो सकता हो कि लाइब्रेरी में जा करके पढ़ते हो या अपने रूम में पढ़ते हो, तो जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं तो ऐसा एक इंडिया का मैप, है ना? एक इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड का मैप, है ना? और आप जिस भी स्टेट से हैं, यदि आपको आपके एग्ज़ाम में वो उस स्टेट से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उस स्टेट का मैप, ये 2-3 मैप आपके पास होना मस्ट है। आपकी वॉल में टंगे होना चाहिए, या फिर आप जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पर होना चाहिए। होता क्या है, आते-जाते आप जब देखते हो, तो ये बार-बार आप, जैसे आप मान लो ये आपके रूम में मैप लगा हुआ है ना? अब आपके मन में खाली समय है, आप लेटे हो या फिर बैठे हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर आपने कोई लोकेशन देख ली, ठीक है? तो देखते हो जब आप बार-बार मैप को, तो आपके दिमाग में वो छवि या इमेज जो है वो बैठ जाती है ना? तो बार आपको ये मैप होना आपके पास मस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये इंडिया का हमारा मैप है, और इंडियन ज्योग्राफी को, इस पूरे मैप को ही हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। हर एक चीज़ हम इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए, ज्योग्राफी हमने समझ लिया, ये समझ लिया, ठीक है? चलो, ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी जो है ये जियो और ग्राफी से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है? जियो का मतलब होता है अर्थ या फिर पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या फिर डिस्क्राइब, है ना? तो यही सब मैंने अभी आपको बताया। ये ग्रीक शब्द है या फिर यूनानियों के द्वारा दिया गया है, तो ये कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना कि ये कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ओके? चलो, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है ना? इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। वैसे हम पढ़ इंडियन ज्योग्राफी रहे हैं, लेकिन हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेट है, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो, एक मिनट रुकिएगा, है ना? थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूँ, ठीक है। हुँ, यहाँ पर देखो, ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हमें वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है, इसमें आपको टोटल 7 महाद्वीप या फिर 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 5 महासागर या फिर 5 ओशियन देखने को मिलेंगे, है ना? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, चूँकि आप में से मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे, वो अभी काफ़ी नए होंगे, बिल्कुल नए होंगे। हो आप में से बहुत सारे लोग पहली बार ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होंगे, स्कूल वगैरह में पढ़ी होगी, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो महाद्वीप क्या होती हैं? ये जो आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ बड़े-बड़े भूखंड आपको दिखाई दे रहे होंगे, बड़े-बड़े लैंड मास आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपसे यदि मैं पूछूँ कि इस मैप में बताओ कि बड़े-बड़े भूखंड कौन-कौन से हैं, बड़े-बड़े लैंड मास कौन-कौन से हैं? एक लैंड मास आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बहुत विशाल या फिर बड़ा-सा। एक लैंड मास आपको ये दिखाई दे रहा होगा। एक लैंड मास आपको ये दिखाई दे रहा होगा। एक बड़ा-सा लैंड मास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और एक साउथ में भी है, ये व्हाइट कलर का, ये थोड़ा-सा नीचे है, ये भी एक लैंड मास है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो 6 लैंड मास है, और एक और है जो कि इसमें लगा हुआ है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, है ना? ठीक है ना? एक लैंड मास अलग से ये वाला है, ओके? और एक लैंड मास ये है ना? तो ये हो गए 7, ठीक है?
तो ये जो 7 लैंड मास है, ये 7 क्या है? कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप है ना? तो आप सिंपल सी महाद्वीप की डेफिनेशन ये समझ सकते हो कि हमारी पृथ्वी पर बिल्कुल साफ-साफ दिखने वाले जो भूखंड हैं, विशाल भूखंड हैं, लार्ज लैंड मास हैं, है ना? जो कि स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, इनको ही हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट की प्रॉपर एक ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है ना? अभी आप इतना ही समझो, बाकी हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जब हम कॉन्टिनेंट और मैपिंग को डिस्कस करेंगे, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो और डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमारी अर्थ में ये 7 कॉन्टिनेंट है। पहला कॉन्टिनेंट है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं एशिया। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, सॉरी, इसको हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, है ना? ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है? सेकंड जो है वो है ये वाला कॉन्टिनेंट, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका, ठीक है? थर्ड कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, है ना? फोर्थ जो है यहाँ पर है साउथ अमेरिका, ठीक है? ऐसे ही साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं यूरोप, यूरोप, ओके? नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है ये, है ना? इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? और सेवंथ कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका, है ना? अंटार्कटिका, ठीक है? तो ये 7 मेजर लैंड मास हैं, बड़े भूखंड हैं, जिनको 7 महाद्वीपों की संज्ञा दी गई है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, है ना? अब ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, इसको हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, है ना? ये वाला। इसी एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया भी लोकेट है, ये इंडिया है हमारा, ओके? तो आपको थोड़ा-सा ये लोकेशन पता होना चाहिए, तो बस इतना पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया कहाँ लोकेट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा भारत एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप का पार्ट है, सदर्न एशिया, दक्षिण एशिया का पार्ट है, ठीक है? इतना पता होना चाहिए बस, बाकी बहुत डिटेल में अभी हमें फ़िलहाल कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये 7 महाद्वीप तो आप समझ गए, अब हम महासागर भी डिस्कस कर लेते हैं। महासागर कौन-कौन से हैं? तो इसको मैं थोड़ा-सा हटा देता हूँ, है ना? इसमें इतना कुछ नहीं है, आप थोड़ा-सा एक बार देख लेना, ओके। बिल्कुल, अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं ना, आप ऐसे समझिए, क्योंकि पहली हमारी क्लास है तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, बस हमें सिलेबस को देखना है, ज्योग्राफी क्या है उसको समझना है, ठीक है? थोड़ा-सा मैप्स वगैरह के बारे में हमें समझना है, क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है वो देखना है, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? चलो, अब थोड़ा-सा मैं आपको महासागर बता देता हूँ कि 5 महासागर कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, जहाँ-जहाँ पर मेरा हाथ चल रहा है ये, है ना? यहाँ जहाँ-जहाँ पर मेरा हाथ है ये पूरा ब्लू कलर, है ना? ये है पैसिफिक ओशन, कौन-सा है? प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन है, ठीक है? इस साइड भी जो आप देख रहे हो, ये भी क्या है? पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर 2 पैसिफिक ओशन कैसे हैं? तो एक्चुअल में ये जो हमारी पृथ्वी का मैप है, ये 2D में है, मतलब खुला हुआ है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है, जैसे कि फुटबॉल होती है ना? गोल है इस प्रकार से। तो इसको आप पीछे से इस प्रकार, पीछे से आप इसको जोड़ दोगे, तो ये दोनों पार्ट आपस में मिल जाएँगे। मतलब ये एक ही पैसिफिक ओशन है, एक ही प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको, चूँकि हम ये पृथ्वी जैसे गोल है मान लो, है ना? तो इसको हमने ऐसा खोल दिया है। तो आधा यहाँ चला गया, आधा यहाँ चला गया, इसलिए ये आपको अलग दिखाई दे रहा है ना? तो ये पहला है पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर, जो कि हमारी पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा ओशियन है, महासागर है। सेकंड देखो, जहाँ-जहाँ पर मेरा हाथ चल रहा है ना? ये जहाँ-जहाँ पर मेरा हाथ चल रहा है ये वाला, ओके? इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम अटलांटिक ओशन बोलते हैं या फिर इसको हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं, है ना? ये दूसरा महासागर है। तीसरा महासागर यहाँ पर देखो, ये नीचे वाला है ना, ये इंडिया है हमारा, इंडिया के नीचे आप देखो, ये है इंडियन ओशन, है ना? या फिर हिंद महासागर, ठीक है? नीचे आप देखोगे यहाँ पर ये व्हाइट कलर से जो कॉन्टिनेंट है, तो ये पूरा नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन, इसको हम बोलते हैं नीचे वाला अंटार्कटिक ओशन। और ऊपर वाला जो ओशन है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक ओशन। तो ये टोटल 5 ओशियन या फिर महासागर एग्जिस्ट करते हैं। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, है ना?
तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हम कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी के बारे में इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमारी पृथ्वी में है क्या, ठीक है? तो ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं और इसमें से जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें ही हमारा भारत स्थित है और भारत के ही नीचे आपको इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर देखने को मिलता है। एकमात्र याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि जिसका नाम हमारे किसी देश के नाम पर है ना? बाकी कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जिसका नाम देश के नाम पर हो। एकमात्र महासागर है जिसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं। ठीक है? चलो, तो ये चर्चाएँ हो गई। थोड़ा-सा हम एक बार रिवीजन करें क्या-क्या चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं, है ना? तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा। पहले तो हमने सिलेबस डिस्कस किया, तो सिलेबस में टॉपिक है, उतना आपको लोड नहीं लेना है उसका, है ना? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एटलस आपके पास होना चाहिए, आज ही लेकर के आएँ पहली क्लास में, है ना? ये हमारे इंडिया का मैप मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी शब्द को हमने समझा, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर के या फिर ग्राफोस, ग्राफिया से मिलकर के बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, यूनानियों के द्वारा दिया गया है, ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है। अच्छा, ग्रीक्स लोग क्या है, यूनान क्या है, थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना? यहाँ पर देखो, ये एक देश दिखाई दे रहा है ना? ये एक जो आपको देश दिखाई दे रहा है, आप अपने एटलस में देखना यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ग्रीक, है ना? इसको हम बोलते हैं ग्रीक या फिर पहले इसका नाम था यूनान, है ना? तो ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट और यहाँ पर एक देश है ग्रीक, तो इनके द्वारा ही ये शब्द दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है? बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, हम जलमंडल को पढ़ते हैं, वायुमंडल को पढ़ते हैं और स्थल मंडल को पढ़ते हैं और जहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, जहाँ पर लाइफ होता है, जीवन होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर है। ये तीनों चीज़ें हमारी पृथ्वी पर हैं, इसलिए यहाँ पर जैव मंडल है, बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर जीवन है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, बाकी ये सब हम मैंने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको 7 महाद्वीप और 5 कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करा दिया। ठीक है? चलो, आगे बात कर लेते हैं। ओके, अब फिर से हमारे सामने ये इंडिया का मैप है ना? अब सबसे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा, जो कि आपका होमवर्क है, क्योंकि अब आप एज़ अ छोटे बच्चे तो हो नहीं हो कि स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पास इंडिया का मैप हो, नहीं हो तो एटलस लेकर के आ जाना, एक हैंग करने वाला, टाँगने वाला मैप ले आना और जो हमारे भारत है, हमारा जो देश है इंडिया, है ना? इसमें आपको पता होगा कि 28 राज्य, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो देश है, यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ 28 स्टेट, टोटल नंबर ऑफ 28 राज्य या फिर स्टेट देखने को मिलते हैं, है ना? और 8 यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, इसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं ना? 8 यूटी और 28 स्टेट हमें हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो पहला होमवर्क आपका ये है कि जो 28 राज्य हैं, इनकी कैपिटल, इनकी कैपिटल, कैपिटल या फिर राजधानी, राजधानी आपको याद करनी है ना? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? आपने बोला कि सर राजधानी याद कर लो, तो क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, है ना? 4 आपको स्टेट दे देगा, 4 आपको राज्यों के नाम दे देगा, सामने आपको 4 उनकी कैपिटल दे देगा और बताना पड़ेगा कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है या फिर उनको मैच करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आते हैं और नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल में अक्सर कन्फ्यूज़न भी होता है, तो आप इतना काम कर लीजिए, मैक्सिमम आपको याद ही होंगी, है ना? ज़्यादा कोई इतना टाइम लगेगा नहीं, तो आपको याद करना है। कैसे याद करना है? जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। ठीक है? उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। बिहार की क्या है? पटना है। झारखंड की क्या है? रांची है ना? छत्तीसगढ़ की रायपुर है। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई है। तो बस यही करना है आपको कि इसमें आपको थोड़ा-सा राज्य का आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन-सा राज्य कहाँ है, कहाँ पर लोकेटेड है या फिर उसकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है? तो हर राज्य की कैपिटल आपको याद करना है ना? 28 राज्य की 28 कैपिटल आपको याद होना चाहिए। बची ये 8 यूनियन टेरिटरी, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। ये यूनियन टेरिटरी क्या होती हैं और कौन-कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है? चलो, तो ये पहला आपका होमवर्क है, पहली क्लास का पहला होमवर्क है। ये आपको याद करना है। ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आप याद कर लो। आराम से 1 हफ्ते का समय ले लो, 2 दिन का समय ले लो, 3 दिन का समय ले लो, क्योंकि मैक्सिमम कैपिटल तो आपको याद ही होंगी। खासतौर पर जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ की कैपिटल आपको याद ही होंगी, है ना? साउथ की भी होंगी, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। ठीक है? तो इतना आपको होमवर्क करना है। चलो।
ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, अब हमने ज्योग्राफी को भी समझ लिया कि ज्योग्राफी क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस भी डिस्कस करा दिया। हमने वर्ल्ड मैप को भी थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू कर लिया, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। इंडिया के भी 28 राज्यों का मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अब सबसे पहला काम, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, चूंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से एग्जाम की तैयारी करो जिसमें आपका इंटरव्यू हो, है ना, जिसमें आपका इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यूअर सबसे पहले यही बताते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, है ना, आप अपना परिचय दीजिए। तो चूंकि हम इंडियन ज्योग्राफी या फिर भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें हमारे भारत, जो हमारा ये देश भारत दिखाई दे रहा है, इसके हमें नाम पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर नाम तो भारत ही है, या फिर हमारे देश का नाम इंडिया है, तो नाम बताने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, है ना। जैसे कि आप कोई भी एक्स वाई जेड हो सकते हैं, आपके भी बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे कि घर का एक नाम होता है, घर में मम्मी पापा प्यार से कुछ भी बोल देते हैं। ओके, स्कूल का या फिर जो आपका आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो एक आपका ऑफिशियल नाम होता है। ओके, फिर हो सकता हो कि आपके दोस्तों के बीच में, है ना, दोस्तों के बीच में कोई खास नाम हो, है ना। तो हो सक एक इंसान के 2-3 नाम कई बार होते हैं। एक घर का नाम होता है, एक दोस्तों के बीच में कुछ अलग नाम कई बार हो जाता है, और एक डॉक्यूमेंट्स में नाम होता है। तो ऐसे ही हमारा भारत जो देश है, इसके भी मल्टीपल नाम हैं जो अलग-अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं, अलग-अलग जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। तो कई बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नाम हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो हमारे भारत के नाम यदि मैं आपको बताऊं, तो पहले मैं आपको नाम बता देता हूं कौन कौन से हैं, है ना, एक एक करके, या फिर हम समझते चलते हैं और उनको डिस्कस करते चलेंगे। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, है ना, एक स्टोरी सुनाऊंगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा, और थोड़ा सा आपको वो 2 नाम भी पता चल जाएंगे कि कहाँ से आए हैं। देखो, यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक रीजन है, यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर एक लेक है, यहाँ पर एक लेक है, जिसको हम बोलते हैं मानसरोवर लेक। क्या बोलते हैं? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक है यहाँ पर, ठीक है। तिब्बत रीजन है, ये तिब्बती लिख दिया मैंने, तिब्बत रीजन है। यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से कुछ एक इस प्रकार से रिवर ओरिजिनेट होती है ये, है ना। और यहाँ पर ये वाला जो सागर है, इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, या फिर अरब सागर इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो नदी है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और अरब सागर, अरब सागर या फिर अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। ओके, कहाँ से निकली? ये तिब्बत से निकली। हमारे भारत का जो ये पर्टिकुलर रीजन जो है, इसको हम बोलते हैं लद्दाख, है ना। ये वाला जो रीजन है हमारे भारत का, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं लद्दाख। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो इंडस रिवर कहाँ से बहती है? लद्दाख से बहती है। फिर ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ओके, ये पाकिस्तान है, ये तिब्बत है, और ये हमारा भारत है। ठीक है, तो इन कंट्री से फ्लो होके फिर अरेबियन सी में गिरती है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये नाम बताते बताते आप ये क्या नदी वगैरह बताने लगे ना, तो इसके पीछे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। तो देखो, होता क्या था कि प्राचीन समय में तो ये पाकिस्तान भी भारत में ही था, है ना। 1947 में अलग, यहाँ पर पाकिस्तान है, तो ये तो 1947 में अलग हुआ है, उससे पहले हमारा ही पार्ट था। यहाँ पर एक देश है अफगानिस्तान, ये भी हमारा ही पार्ट था, है ना, ये सब हमारा ही पार्ट था। यहाँ म्यांमार तक, है ना, ये सब हमारा ही पार्ट हुआ करता था। तो प्राचीन समय में, है ना, आज से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब यदि आपको बताऊँ तो 500 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या, समुद्र, यहाँ पर क्या है, ये पूरा समुद्र वाला क्षेत्र है ना। थोड़ा सा मैं आपको ओरिजिनल मैप पे ले चलता हूँ, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो, है ना, इस मैप में थोड़ा समझो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये है हमारा भारत, है ना, ये हमारा भारत है,
ठीक है? यहाँ पर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान, ये सब हमारा ही पार्ट था पहले, है ना? बाद में अलग हुआ है। यहाँ पर देखो ये ब्लू कलर दिख रहा है ये नीचे, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये इंडियन ओशन है। यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन है, राइट? अब देखो पहले क्या होता था, पहले के समय में समुद्री मार्ग की खोज तो हुई नहीं थी, सी रूट की खोज तो हुई नहीं थी, ये तो बहुत जाकर के लगभग आप देखोगे 1500 1500 जो सेंचुरी थी, है ना, शताब्दी थी, उस समय इसकी खोज हुई, है ना? जब आप देखोगे कि यूरोपियंस हमारे भारत में आए, है ना? उसके पहले समुद्र यहाँ से कोई भारत में नहीं आ सकता था, ठीक है? इस रूट की खोज नहीं हुई थी। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ में यदि आप देखोगे, इस पूरे रीजन में हमारे भारत का जो ये पूरा नॉर्थ वाला रीजन है, उत्तर भारत है, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं? इसको हम हिमालय बोलते हैं या फिर हिमालय पर्वत बोलते हैं, ठीक है? ये जो हिमालय पर्वत है, ये विश्व भारत नहीं, विश्व की सबसे ऊंची क्या है? विश्व की सबसे ऊंची ये चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर मतलब आप समझ रहे हो, सी लेवल से लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा ये एवरेज हाइट का पर्वत है। मतलब प्राचीन समय में ना तो कोई हिमालय को क्रॉस करके भारत आ सकता था, प्राचीन समय में ना कोई यहाँ से आ सकता था, ना कोई व्यक्ति यहाँ से आ सकता था। समझ रहे हो? प्राचीन समय में जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, तो ना कोई व्यक्ति यहाँ से भारत आ सकता था, ना इस हिमालय को क्रॉस करके आ सकता था। सिर्फ उनके पास एक ही रूट था भारत आने का। एक ही रूट कौन सा था भारत आने का? ये वाला। ये रूट ही था जहाँ से कोई भी व्यक्ति भारत आ सकता था, है ना? एक ही रूट था जहाँ से कोई भी व्यक्ति भारत आ सकता था, वो था ये वाला, है ना? अब इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, मतलब इसको हम दूसरी मैप में चलते हैं, है ना? समझ में आ गए? ठीक है। मतलब ना लोग यहाँ से आ सकते हैं, ना लोग यहाँ से आ सकते हैं, ना यहाँ से आ सकते हैं, ना यहाँ से आ सकते हैं। सिर्फ इंडिया कहाँ से आएँगे? यहाँ से आएँगे। इस रीजन से आएँगे। ओके? यहाँ से ही आएँगे। मतलब इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही भारत में कोई आ सकता था। अच्छा, अब जब एंशिएंट पीरियड में प्राचीन समय में कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी देश का यात्री भारत आता था, तो उसको इस इंडस, ये जो सिंधु रिवर मैंने बनाई है ना, ये इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर, है ना? इस रिवर का नाम क्या है? इंडस। इंडस या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं सिंधु। क्या बोलते हैं इसको हम? सिंधु। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति जब प्राचीन समय में भारत में एंटर करता था, भारत आता था, तो उसको ये सिंधु नदी क्रॉस करनी होती थी। सिंधु को बिना क्रॉस करे वो भारत नहीं आ सकता था, है ना? मतलब इंडिया में एंटर करेगा तो सिंधु नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो इंडस रिवर है या फिर सिंधु नदी है, ये हमारी पहचान बनी हुई थी प्राचीन समय से, है ना? कि सिंधु नदी के उस साइड, सिंधु नदी के पूर्व में एक देश है ना? उसके जो भी नाम है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सिंधु नदी हमारी क्या थी? एक पहचान थी प्राचीन समय में। इंडस रिवर हमारी क्या थी? एक आइडेंटिटी थी। तो ये इंडस रिवर से ही हमारे दो नाम आए हैं। एक तो आया है इंडिया, एक तो आया है इंडिया, है ना? इंडिया। ये नाम दिया गया है यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों। यूनानियों ने हमारे भारत का नाम दिया इंडिया। और ये कहाँ से आया? ये आया इंडस से। ये कहाँ से आया? ये इंडस से आया, आपको याद रखना है। ठीक है? इंडिया नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? इंडस से ओरिजिनेट हुआ और यूनानियों के द्वारा ये नाम दिया गया। जब यूनानी लोग भारत आए तो उन्होंने इंडस, इंडस से ही इंडिया बना और इसका नाम, हमारे देश का नाम इंडिया बना। और इंडिया ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण नाम है। वैश्विक स्तर पर हमारे देश को लोग इंडिया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो यूनानियों के द्वारा, ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है। कहाँ से आया है? तो इस इंडस रिवर की देन है ना? सेकंड नाम हिंदुस्तान। सेकंड नाम कौन सा है? सेकंड नाम है हिंदुस्तान। 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 ठीक है?
हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो हिंदुस्तान नाम दिया गया है ईरानियों के द्वारा। किनके द्वारा? ईरानियों के द्वारा, है ना? या फिर पर्शियन लोगों के द्वारा। जो ईरानी लोग हैं या फिर फ़ारसी लोग हैं, आप फ़ारसी लोग भी बोल सकते हो। इंग्लिश में पर्शियन बोलते हैं, है ना? फ़ारसी लोगों के द्वारा दिया गया हिंदुस्तान, या फिर यहाँ से आया है। कैसे आया है? देखो एक बार मैं थोड़ा-सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। ये इंडिया है, 1 मिनट रुकना, है ना? ठीक है, देखो। ये है हमारा भारत, है ना? आप अपने वर्ल्ड मैप में भी एक बार थोड़ा-सा देखना। ये हमारा भारत है, ओके? ये भारत है। ये नेबर पाकिस्तान है हमारा, ये अफ़गानिस्तान है ना? ये अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये हमारा इंडिया, और इसके ही बगल में है ईरान। इसके ही बगल में क्या है? ईरान है, ठीक है? तो ये जो ईरान देश है ना, इसको पहले हम बोलते थे फ़ारस। क्या बोलते थे? इसको हम पहले बोलते थे फ़ारस। इस ईरान को हम पहले क्या बोलते थे? इस ईरान को पहले हम बोलते थे फ़ारस, और यहाँ वाले लोगों को हम बोलते थे पर्शियन। पर्शियन, क्या बोलते थे? पर्शियन लोग बोलते थे या फिर फ़ारसी लोग बोलते थे। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था? फ़ारस था। अभी हम इसको ईरान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा फ़ारस की खाड़ी है, गल्फ़ ऑफ पर्शिया है। इसलिए मैंने आपको बोला कि एटलस आपके पास होना चाहिए। यदि मैं ईरान को डिस्कस करा रहा हूँ, तो एक बार आप मैप को खोल के देखिए, वर्ल्ड मैप खोल करके देखिए कि ईरान की लोकेशन क्या है, उसके आस-पास कौन-कौन सी, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये कैस्पियन सागर है और यहाँ पर फ़ारस की खाड़ी है, ये अरेबियन सी है। तो ऐसे जब आप बार-बार खोल करके देखोगे ना मैप को, एटलस को, तो आपकी मैपिंग पे अच्छी कमांड हो जाएगी, दिमाग में चीज़ें आपके बैठ जाएँगी। ठीक है? तो याद रखिएगा, इसको हम पहले फ़ारस बोलते थे, पर्शिया बोलते थे, और जब ये अ, फ़ारसी लोग, ईरानी लोग भारत आए, ठीक है? तो ये जो इंडस रिवर है ना? ये जो, है ना? ये कौन-सी रिवर है? ये सिंधु रिवर है ना? यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? ये इन्होंने जब सिंधु रिवर को देखा, सिंधु को क्रॉस किया, तो जो फ़ारसी लोग होते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये सा को हा प्रोनाउंस करते हैं। ये सा को क्या प्रोनाउंस करते हैं? हा, है ना? ये सा नहीं बोल पाते, है ना? ये इनकी जो लैंग्वेज होती है, पर्शियन लैंग्वेज, इसमें ये सा प्रोनाउंस नहीं करते, सा को हा प्रोनाउंस करते हैं। तो जब इन्होंने सिंधु बोला, तो सिंधु को इन्होंने क्या बोला? सिंधु को इन्होंने बोला हिंदू, है ना? सिंधु को इन्होंने हिंदू प्रोनाउंस किया, और यहाँ से ही बन गया हिंदुस्तान। धीरे-धीरे यहाँ से ही क्या बन गया? हिंदुस्तान। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पर्शियन लोग हैं, ईरानी लोग हैं, जो कि हमारा एक प्रकार से नेवर ही पड़ोसी देश ही था पहले, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान तो हमारा ही पार्ट थे 1947 में, उससे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ। तो इनके द्वारा ये नाम दिया गया है। अब आपको समझ में आया होगा कि सर ने या फिर मैंने आपको ये जो इंडस रिवर की स्टोरी है ये क्यों समझाई थी, क्योंकि प्राचीन समय से लेकर के अभी तक इंडस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारे इतिहास में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व की प्राचीन जो सभ्यताएं, जैसे कि मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, चीन की सभ्यता है, ये कुछ कुछ जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, जो कि आज से 25 बीसी या फिर 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी, है ना? तो तब की ये हमारी सभ्यता है, आपको याद रखना है, और इसी इंडस नदी के किनारे पर ये फली फूली थी। तो प्राचीन इतिहास से लेकर के अभी तक बहुत महत्वपूर्ण काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, उसका एक रीज़न ये इंडस रिवर ही है, क्योंकि काफ़ी मेजर रिवर है, हिमालयन रिवर है, तो पानी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और चूंकि ये इंडिया से होते हुए ही पाकिस्तान पर जाती है, पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा इस पर डिपेंडेंसी है, काफ़ी ज़्यादा कैनाल उसने बना रखी हैं, तो इस इंडस रिवर का पानी ही वो यूज़ करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण रिवर है, याद रखिएगा। तो इंडिया और हिंदुस्तान, ये दोनों नाम इसी इंडस या फिर सिंधु नदी की ही देन है। इंडस से बना है इंडिया, यूनानियों के द्वारा दिया गया है, और हिंदुस्तान कहाँ से आया है? तो हिंदुस्तान भी इसी सिंधु से बना है, सिंधु से हिंदू बना और यहाँ से ही हिंदुस्तान बना। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो ये 2 नाम हो गए, और ये 2 मेजर नाम हैं
ठीक है, मतलब हिंदुस्तान भी हम बोलते हैं, इंडिया भी हम बोलते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है ना, यहाँ पर एक इमेज भी मैंने लगा रखी है यहाँ पर, है ना, ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये है किंग भरत। ये किन की इमेज है? ये किंग भरत हैं, या फिर ये राजा भरत हैं। ठीक है, ये जो बच्चा है जो शेर के दांत गिन रहा है, शेर का जबड़ा इस प्रकार से फाड़ा हुआ है या फिर उसके मुंह में दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं राजा भरत। और अक्सर हिंदी मीडियम के यदि आप बच्चे होंगे तो इस प्रकार की इमेज आपने देखी होगी। एक हमारे देश का नाम जो है वो क्या है? वो है भारत। क्या है? भारत। वो है भारत। एक हमारे देश का नाम कौन सा है? भारत। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो ये जो नाम आया है, याद रखिएगा, ये राजा भरत से ही आया है। ये कहाँ से आया है? राजा भरत। राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत या फिर भारतवर्ष, भारतवर्ष सुना होगा ना आपने, भारतवर्षे जम्बू द्वीपे, है ना, भारतवर्ष यहाँ से आया है। ठीक है, अब पुराणों में ये कथा मिलती है राजा भरत के बारे में, है ना, महाभारत में ये कथा मिलती है कि राजा दुष्यंत, है ना, राजा दुष्यंत, ओके, और शकुंतला इनकी पत्नी थी, शकुंतला। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे, है ना, ये इनके क्या थे? ये इनके पुत्र थे। ठीक है, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, जो इनके आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष या फिर भारत पड़ा है। अब बहुत सारी ऐसी कथाएं चलती हैं, ऐसा भी माना जाता है कि जो किंग भरत हैं या फिर जो राजा भरत हैं, इनके समय से ही जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है या फिर जो डेमोक्रेसी है ना, जो डेमोक्रेसी है, इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई है, डेमोक्रेसी की जो शुरुआत हुई है, वो राजा भरत के समय से हुई है। ऐसी हमें पुराणों में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी है? कि राजा भरत के एक पुत्र थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, है ना, उनमें उतनी काबिलियत नहीं थी। तो राजा भरत ने अपने पुत्र को अपना किंगडम ना सौंप करके किसी थर्ड व्यक्ति को किंगडम सौंपा। ठीक है, अपना राजपाट दिया। तो ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत यहाँ से ही हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा, जो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, पुराणों में ऐसी कथा मिलती है, यहाँ से ही हमारे देश का नाम भारत या फिर भारतवर्ष ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम हमने डिस्कस किए? हमने 3 नाम डिस्कस करे। सबसे पहले नाम हमने डिस्कस किया इंडिया, जो कि ग्रीक्स के द्वारा, यूनानियों के द्वारा दिया गया है, इंडस रिवर से ये आया है। सेकेंड नाम हमने डिस्कस किया हिंदुस्तान, पर्शियन या फिर ईरानियों के द्वारा दिया गया है। ये भी सिंधु नदी की ही देन है ना, सिंधु से ही हिंदू बना और यहाँ से ही हिंदुस्तान बना। इसके बाद हमने देखा राजा भरत। ठीक है, इसके अलावा और कौन से नाम हैं? तो हमें एक नाम देखने को मिलता है जम्बू द्वीप, है ना। यहाँ पर देखो, ये एक मैप बना हुआ है यहाँ पर आपको, ये जम्बू द्वीप का ही मैप है। तो जो एंशियंट टेक्स्ट हैं या फिर प्राचीन ग्रंथ हैं, ओके, प्राचीन ग्रंथ जो हैं, बहुत सारे हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, एंशियंट टेक्स्ट हैं, है ना। इसमें जम्बू द्वीप की चर्चा हमें देखने को मिलती है और इसी जम्बू द्वीप में हमारा जो भारत है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये भी स्थित था। तो जम्बू द्वीप भी हमारे भारत का एक नाम है, याद रखिएगा, है ना। कई बार यहाँ से भी एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि हमारे इंडिया का जो प्राचीन नाम है, हमारे देश का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? तो जम्बू द्वीप भी हमारे भारत का एक प्राचीन नाम है, आपको याद रखना। इसके अलावा एक नाम और कौन सा है? तो एक नाम हमें देखने को मिलता है आर्यवर्त, आर्यवर्त, है ना, एक नाम ये भी है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आर्यंस आपको पता होगा कि 1500 बीसी से 1500 बीसी से लेकर के 650 या फिर 700 बीसी के बीच में आर्यंस मध्य एशिया से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे और वह हमारे जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर आकर के बसे थे। तो उनका जो निवास स्थान है उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम आर्यवर्त बोलते हैं। ओके, तो मेजरली यही नाम है। कौन कौन से, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले इंडस से इंडिया बना, है ना, ये ग्रीक्स के द्वारा, यूनानियों के द्वारा दिया गया। फिर हिंदुस्तान बना, जो कि पर्शियन लोगों के द्वारा दिया गया है, सिंधु नदी से, सिंधु से ही हिंदू बना। तीसरा हमने देखा भारत, राजा भरत के नाम पर आया या फिर भारतवर्ष बना।
ओके, फिर हमने देखा जम्बू द्वीप जो कि प्राचीन ग्रंथ एंशियंट टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, और एक है आर्यवर्त, मतलब आर्यंस का जो निवास स्थान था उसको हम आर्यवर्त बोलते हैं ना। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं एज इट इज़ बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर लिखी है। जैसे कि देखो, राजा भरत, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, इसके नाम पर भारत पड़ा। इंडिया कहाँ से आया? यूनानियों के द्वारा आया। हिंदुस्तान कहाँ से आया? ईरानियों के द्वारा दिया गया, पर्शियन लोगों के द्वारा दिया गया। आर्यवर्त कहाँ से आया? आर्यों का जो निवास स्थान है, ओके, वहाँ से आया। जम्बू द्वीप कहाँ से आया? एंशियंट टेक्स्ट, यस, एंशियंट टेक्स्ट या फिर प्राचीन ग्रंथों से आया। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि किन के द्वारा दिया गया है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं नाम। तो ये थोड़ा सा आप नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन से नाम है ऑफिशियल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपका एक ऑफिशियल नाम होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है। तो हमारे ऑफिशियल नाम कौन से हैं? तो हमारे जो ऑफिशियल नाम है वो है इंडिया भी है और भारत भी है। मतलब हमारा जो संविधान है, ओके, क्योंकि इसकी अक्सर डिबेट भी चलती रहती है नाम चेंज करने की कि ये भारत नाम होना चाहिए हमारे देश का। ओके, तो ये डिबेट अक्सर अक्सर न्यूज़ में रहती है, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है? तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, भारत भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे संविधान में दोनों मेंशन है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो हमारी प्रस्तावना है उसमें लिखा है हम भारत के लोग, तो दोनों ही नाम हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, याद रखना। फिर भी यदि आप बोलो कि सर फिर भी इन दोनों में से आप बताओगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इंडिया का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि वैश्विक स्तर पर जो हमारी पहचान है या फिर वैश्विक स्तर पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन होते हैं वो इंडिया नाम से ही होते हैं, तो इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा महत्व है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही मेंशन है ना, और नाम तो दोनों ही हैं, या फिर जितने हमने नाम डिस्कस करे हैं वो सारे हैं। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। ओके, चलिए, तो आज हमारी ये पहली क्लास थी। हमने कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, बहुत ही हमने सतही जानकारी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ी है। मतलब मैंने आपको सबसे पहले जैसे कि सिलेबस डिस्कस करा, ज्योग्राफी शब्द को थोड़ा सा डिकोड किया, उसको समझा, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको मैप्स के बारे में बताया, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, ये जनरल चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। 28 स्टेट के बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया है कि इनकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। तो 28 राज्यों की जो राजधानी या फिर कैपिटल है ये कंठस्थ होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे भारत के जो अदर नाम हैं या फिर अन्य नाम हैं उनको हमने डिस्कस किए हैं ना। तो बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज की हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो हमारा पहला टॉपिक है इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और बाकी की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही यहाँ पर ही इसको एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर साथ में बनाते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।